हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोनाउन केस चार्ट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट लर्निंग प्रोनाउन केस चार्ट यू कैन नॉट स्टार्ट योर बेसिक स्पोकन इंग्लिश इवेंट, क्योंकि हर सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं प्रोनाउन का यूज किया जाता है। प्रोनाउन के चार्ट का आप इस्तेमाल करेंगे। इसको पढ़े बगैर आप कोई भी बेसिक इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश की जर्नी शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं किस तरीके से प्रोनाउन के चार्ट को पढ़कर हम स्पोकन इंग्लिश में इसे अप्लाई कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में एक्यूरेटली और बहुत ही सही तरीके से इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं प्रोनाउन के चार्ट में हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं पर्सन की। 3 पर्सन होते हैं, यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 3 पर्सन यहाँ पे दिया हुआ है। पर्सन यानी पुरुष होता है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, जो कुछ सेंटेंस में कहने वाला होता है, करने वाला होता है। दूसरा होता है वो है सुनने वाला, लिसनर, सेकेंड पर्सन इसको बोलते हैं। थर्ड पर्सन क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है फर्स्ट पर्सन के द्वारा। फर्स्ट पर्सन कुछ करता है, सेकेंड पर्सन सुनता है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रहा होता है। ये 3 पर्सन होते हैं। इसके बाद बात करेंगे नंबर क्या होता है। नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर जिसको हम एक वचन कहते हैं, जिसमें कोई एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता है। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, जिसमें 2 या 2 से अधिक के बारे में बताया जाता है। अब बात करते हैं केस की। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस क्या है। तो बात करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट केस की। सब्जेक्टिव जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, इसको हम इस तरीके से एक सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है किसी भी सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इस स्थान पर लिखे जाने वाले जितने भी प्रोनाउन है उसको हम सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। जैसे कि यह चार्ट में आप देख सकते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी जो है सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है। एज ए सब्जेक्ट आप इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, यू आर अ लर्नर, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज माई ब्रदर, सी इज माई सिस्टर, इट इज अ पेन, या दे आर कमिंग हियर। इस तरीके से सबको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे यहां पे रखते हैं, इसलिए हम इसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या है इसको बारे में समझ लेते हैं, जिसको हम कर्म कारक कहते हैं। इसमें मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम है। ये सभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसके कारण इसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो जो भी वहां पे दिया हुआ है, आई का मी बन जाएगा, यू का यू दिया है, वी का अस दिया है, उनका स्थान यहां है, यहां पे हम लिखेंगे। जैसे आई गेव यू, आई गेव यू अ पेन, तो यहां पे जो यू है ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया हुआ है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट केस कहते हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो चार्ट में आपको इतने दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपको लिखा जाता है। इसको जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो मी को अगर हम सब्जेक्ट के सामने लाएंगे तो वो आई हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ही गेव मी, ही गेव मी फोन, तो इस मी को हम सब सामने लाएंगे तो इसको आई लिखना पड़ेगा, आई लिखना पड़ेगा। जैसे आई, मान लीजिए वो मुझे फोन दिया, अब मैं उससे फोन दे रहा हूं तो क्या लिखूंगा, आई गेव हिम अ फोन। मान लीजिए एक फोन दिया मैंने, तो यहां पे देख सकते हैं जो ही था, जब मैंने उसे दिया तो ये जो ही था वो हिम में कन्वर्ट हो गया, और ये जो मी है उसको सब सामने लाया तो वो आई में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही इस्तेमाल करना है, कहीं पे इसको इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि आपको बताया जा चुका है। तो अब बात करते हैं पजेसिव केस क्या है। पजेसिव केस, ये पजेसिव केस है, दोनों पजेसिव केस है। एक को हमने एडजेक्टिव को यहाँ पे शामिल किया है, एडजेक्टिव है, और दूसरा जो है प्रोनाउन है। दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद कहीं ना कहीं आपको नाउन यूज करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा दोनों का अर्थ मेरा ही होता है, तो इसमें हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद कहीं ना कहीं आपको नाउन इस्तेमाल करना है, जैसे माई कार, माई पेन, माई मोबाइल, माई फ्रेंड, माई ब्रदर, माई सिस्टर। इस तरीके से माई के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, जबकि माइन के बाद कोई भी
नाउन आपको इस्तेमाल नहीं करना। जैसे मैंने कहा दिस इज माइन, यह मेरा है। दिस कार इज माइन, दिस हाउस इज माइन, दिस लाइट इज माइन, दिस टेबल इज माइन, दिस शर्ट इज माइन। तो माइन के बाद आप कहीं ना कहीं कोई भी नाउन यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है, दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन आप दोनों में क्या चीज करेंगे, एक के बाद आपको नाउन लिखना है और दूसरे के बाद नाउन नहीं यूज करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में संकेत दिया जाता है, जो भी काम हो रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जा रहा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई टीच इंग्लिश माई सेल्फ, आई लर्न इंग्लिश माई सेल्फ, मैं इंग्लिश स्वयं सीखता हूं, मैं इंग्लिश स्वयं पढ़ाता हूं, आई स्पीक इंग्लिश माई सेल्फ। इस तरीके से सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आई की। आई को हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाना चाहूंगा। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आपको सेंटेंस में आई का इस्तेमाल करना है। बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। अपने बारे में कुछ भी बताना है तो आप आई का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है मी, ऑब्जेक्टिव केस इसमें इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही आपको इसको लिखना है। आई को जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है तो मी लिखेंगे, ना कि आई। जैसे मैंने कहा यू टीच मी, तुम मुझे या आप मुझे पढ़ाते हो। तो ये जो मी है ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, जो कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहूं मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो यहां पे सेंटेंस हो जाएगा उल्टा। देखना, आई टीच यू, ये जो मी है सामने लाया तो आई बन गया, और ये यू जो है पीछे गया तो यू ही है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस सेम है। तो यहाँ पे कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों सब्जेक्ट भी यू है और ऑब्जेक्ट भी यू है, इसका चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। जबकि मी को मैंने यहाँ पे आई में कन्वर्ट कर दिया, सामने लाया। तो इस तरीके से मी का आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही गेव मी अ पेन, ही इन्वाइटेड मी, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पजेसिव एडजेक्टिव की। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन मी, माई और माइन, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मैं फिर से क्लियर कर दूं। मैं आपको अभी बताया मैंने जिस तरीके से। तो माई, माई के बाद आपको कोई ना कोई नाउन यूज करना है। जैसे माई कार, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई हाउस, इस तरीके से। जैसे दिस इज माई कार, दिस इज अ माई कार, दिस इज अ माई कार, दिस इज, सी इज माई, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, सी इज माई सिस्टर, दिस इज माई हाउस। तो कहीं ना कहीं माई के बाद आपको कोई ना कोई नाउन देखने को मिल रहा है। जबकि हम बात करें माइन की, माइन की, तो माइन के बाद आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ये भी है। दिस हाउस इज माइन। इस तरीके से ढेरों शब्द आप बना सकते हैं। दिस इज माइन, यह मेरा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट माई सेल्फ की। माई सेल्फ क्या है? माई सेल्फ मैंने जबकि पहले बता चुका हूं कि माई सेल्फ का इस्तेमाल कब करेंगे, स्वयं का इस्तेमाल कब करेंगे, जब सब्जेक्ट के द्वारा उस काम को स्वयं किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा आई टीच इंग्लिश माई सेल्फ, आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश माई सेल्फ, आई लर्न इंग्लिश माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तो ये जो माई सेल्फ है,
ये क्या बताता है कि कोई भी काम जो हो रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जा रहा है। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं इंग्लिश स्वयं पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश स्वयं सीखता हूँ, मैं इंग्लिश स्वयं बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश माई सेल्फ। तो माई सेल्फ क्या बताता है कि सब्जेक्ट के द्वारा ही कोई काम किया जा रहा है। इसी तरीके से हम बात करेंगे वी की। वी क्या बताता है? वी एक प्लूरल प्रोनाउन है जिसमें दो लोग आई भी शामिल होता है, दो या दो से अधिक लोग हो सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे आप करेंगे? वी आर इंजॉइंग, वी आर इंजॉइंग। तो यहाँ पे जो वी है वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। वी आर कलीग्स, वी आर टीचर्स, वी आर फैमिली, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। तो वी एक प्लूरल प्रोनाउन है जिसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं, इसलिए इसके साथ जो है हम वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। और उसके साथ जो नाउन आता है पीछे वो भी हम प्लूरल लगाते हैं, जैसे वी आर टीचर्स, टीचर नहीं टीचर्स, इस तरीके से। तो इसका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के स्थान पे वी के रूप में ही इस्तेमाल करेंगे। वी यानी होता है हम लोग। अब बात करते हैं अस के रूप में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसे दो या दो से अधिक लोगों को मैंने हम लोग हैं और कोई हमें बुला रहा है तो हम उसे हमें के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ही इनवाइटेड, ही इनवाइटेड अस, ही इनवाइटेड अस, दे कॉल्ड अस, वे हमें बुलाया। ही इनवाइटेड अस, उसने हमें आमंत्रण किया, आमंत्रित किया, आमंत्रण किया या आमंत्रण दिया। यू गेव अस, यू टीच अस, टीच अस, आप हमें पढ़ाते हैं। यू टीच अस। तो ये जो शब्द आया है ये प्रोनाउन है और एज ए ऑब्जेक्टिव केस यूज किया गया है, वी का अस बनाया गया है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ये जो है सब्जेक्ट के, ये पीछे चला गया तो ये अस लिखा गया। सिंपल सी बात है। अब जब इसे हम सामने लाएंगे तो फिर से वी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है वी और अस। अब बात करते हैं अवर और अवर्स की। तो अवर और अवर्स में वही अंतर है जो आप माई और माइन में देखने को मिला। अवर के बाद आपको कोई ना कोई नाउन यूज करना पड़ेगा, इसके बाद कोई ना कोई आपको नाउन यूज करना पड़ेगा, जैसे अवर कार, अवर मोबाइल, अवर होम, अवर फैमिली, अवर ब्रदर, अवर सिस्टर, अवर मदर, इस तरीके से। जबकि इसके बाद आपको कोई भी नाउन यूज करने की जरूरत नहीं। जैसे हम कहेंगे दिस इज अवर कार, दिस इज अवर कार, यह हमारा कार है। लेकिन अवर्स जब यूज करेंगे तो उसमें हम कुछ भी इस तरीके से यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बताऊंगा, दिस इज अवर कार, यह कार हमारा है। लेकिन जब हम प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे, दिस कार इज, क्या होगा? अवर्स होगा, अवर नहीं अवर्स होगा, जो कि आप इसके चार्ट में देख सकते हैं अवर्स। तो ये क्या होगा? दिस कार, यह कार हमारा है, यह हमारा कार है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से अवर सेल्वेस, अवर सेल्वेस जब भी हम वी का यूज इस्तेमाल करेंगे और वी यानी हम लोग ही कुछ काम कर रहे हैं स्वयं, तो अवर सेल्वेज यूज करेंगे। किस तरीके से यूज करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। वी आर लर्निंग अवर सेल्व्स, अवर सेल्वेज, क्योंकि प्लूरल है तो सेल्फ नहीं सेल्वेज लगेगा। वी आर लर्निंग अवर सेल्वेज, वी आर डूइंग, वी आर डूइंग अवर सेल्वेज, इस तरीके से। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। बात करते हैं यू की। यू भी एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट में जो है दोनों सेम होता है। सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस मतलब और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यू का यू होता है। लेकिन हम भाई एज ए ऑब्जेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई, पहले सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं।
आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी दूसरे को बताना है, यू आर अ टीचर, यू आर अ ब्रिलियंट, यू आर अ बॉय, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई फ्रेंड। इस तरीके से आप यू का सब्जेक्ट के स्थान पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यू आर माई फ्रेंड। तो ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। जबकि मैं कहूं आई टीच यू इंग्लिश, तो ये पीछे इस्तेमाल हो रहा है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। बात करें यूअर, क्या यूअर तुम्हारा, और योर्स का मतलब भी तुम्हारा। पजेसिव केस में दो चीज यहाँ पे एडजेक्टिव और प्रोनाउन है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके बाद आपको फिर से कोई ना कोई नाउन यूज करना पड़ेगा। सब में वही चीज है, सब में इसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं नाउन यूज करना पड़ेगा। इसके बाद भी आपको कोई ना कोई नाउन यूज करना पड़ेगा। तो योर्स और योर दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। तो इसी तरीके से ही इज योर ब्रदर, ही इज योर ब्रदर, दिस इज योर होम या हाउस, दिस इज योर लैपटॉप। तो ये जो योर है इसके साथ कोई ना कोई नाउन यूज किया जा रहा है, इसका मतलब ये पजेसिव एडजेक्टिव है। जबकि हम पजेसिव प्रोनाउन के साथ कैसे यूज करेंगे, दिस लैपटॉप इज योर्स, योर नहीं योर्स। दिस हाउस इज योर्स। इस तरीके से योर और योर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब जब कोई बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव में आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूर सेल्फ भी दिया है और यूर सेल्वेज भी दिया हुआ है। तो इसका इस्तेमाल आप दोनों रूप में कर सकते हैं। जब बात हो एक की तो यूर सेल्फ, और जब दो या दो से अधिक लोग हो तो आप बात करेंगे यूर सेल्वेज में। जैसे मैंने कहा यू डू या यू वॉश योर क्लोथ्स योर सेल्फ, ठीक। लेकिन मैं कहूं यू एंड योर ब्रदर वॉश क्लोथ्स योर सेल्फ नहीं, यहां पे योर सेल्वेज हो जाएगा, क्योंकि दो लोग हैं, यू एंड योर ब्रदर दो लोग हैं। यहाँ पे अकेले थे इसलिए योर सेल्फ, और यहाँ पे दो लोग हैं इसलिए यहाँ पे योर सेल्वेज। यहाँ पे बात आपको ध्यान रखना है, जो भी सब्जेक्ट यूज कर रहा है उसी का रिफ्लेक्सिव आपको बनाना है। वी है तो वर सेल्फ होगा, यू है तो योर सेल्फ या योर सेल्वेज होगा। आई के साथ आप योर सेल्फ नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की, वो है ही सी इट। ही का इस्तेमाल लड़कों के लिए, सी का इस्तेमाल लड़कियों के लिए, और इट का इस्तेमाल निर्जीव चीजों के लिए किया जाता है। ही का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर। इस तरीके से आप ही का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से कोई लड़की है तो इसकी जगह इस्तेमाल करेंगे सी इज माई सिस्टर। एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे सभी चीजें इस्तेमाल हो रहा है। सी इज माई ब्रदर, सी इज माई सिस्टर, सी इज नर्स, सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ टीचर। इस तरीके से इट है तो इट के लिए आप इस्तेमाल करेंगे निर्जीव चीजों के लिए, जैसे इट इज माई पेन, इट इज अ फैन, इट इज अ टेबल। इस तरीके से ये हो गया सभी सब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्टिव केस में। अब बात करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनाएंगे। तो ही का क्या होता है, हिम होता है, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनाएंगे, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। आई टीच हिम, आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूं।
तो ये जो ही है उसको हम हिम में कन्वर्ट कर दिए क्योंकि ऑब्जेक्ट के प्लेस में ये यूज हो रहा है। अब बात करें हर की, तो कोई लड़की है तो उसके लिए हम आई टीच हर इंग्लिश, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब इट का ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनाएंगे? मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, दिस इज अ पेन। ये सेंटेंस है, आई गिव इट, आई गिव इट टू माई ब्रदर। तो यहां पे जो इट आया है, ये इट पेन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इट यहां पे इस्तेमाल किया गया है, ये एज ए ऑब्जेक्टिव यूज किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन ये पीछे आया सेंटेंस, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस में इट का इस्तेमाल किया गया। हालांकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों उसका सेम होता है। तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस में ही, सी, इट का इस्तेमाल करना सीख लिए हैं। अब बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव में, तो हीज है, हर है, इट्स है, तीन चीजें हैं। ही का हीज, सी का हर और इट का इट्स होता है। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? दिस इज हीज कार, दिस इज हर बुक, इस तरीके से। तो ये हीज लड़का के लिए, हर जो है लड़की के लिए। अब बात करें इसकी इट की, तो कैसे लिखेंगे? द डॉग इज सैकिंग इट्स लेग। देखो ये इट्स यानी अपना या उसका, लेग, द डॉग इज सैकिंग इट्स लेग, कुत्ता अपना पैर हिला रहा है। दिस इज हिज कार, यह उसका कार है। दिस इज हर बुक, यह उसकी किताब है। तो ये जो हीज है, हर है या इट्स है, ये एज ए पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया है क्योंकि इसके पीछे जस्ट नाउन यूज किया गया है। अब हम इसको पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसके पीछे कोई भी चीज नहीं लगाएंगे। दिस हिज का हिज ही होता है, लेकिन हर का यहाँ पे हर्स दिया गया है। लेकिन इट का कोई भी यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं किया जाता है। दो ही चीज यूज होगा, हीज होगा या हर्स होगा। देखिए कैसे होगा, दिस इज हिज, इतना ही बोलेंगे, यह उसका है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, दिस कार इज हिज, यह कार उसका है, यह कार उसका है। दिस कार इज हिज। या लड़की है तो आप बोलेंगे, दिस कार इज हर्स, हर नहीं हर्स, दिस कार इज हर्स, इस तरीके से आप बोलेंगे। अब यहाँ पे इट का इस्तेमाल यहाँ पे ऑलरेडी दिया नहीं है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसका इस्तेमाल पजेसिव प्रोनाउन में नहीं किया जाता है। इसके बाद देखेंगे कोई भी नाउन यूज नहीं किया गया है। मेनली आप इसको समझने वाली बात है, जब भी आप पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन यूज होगा, जबकि पजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई भी नाउन यूज नहीं होता, वहां सेंटेंस की एंडिंग हो जाती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे हिम सेल्फ और हर सेल्फ की। तो हिम सेल्फ और हर सेल्फ की बात कैसे करेंगे? जब भी कोई करता वहां पे सब्जेक्ट ही है और वो काम कोई स्वयं कर रहा है तो हिम सेल्फ लगाना है। जैसे ही इज लर्निंग हिमसेल्फ, वह स्वयं सीख रहा है, ही इज लर्निंग हिमसेल्फ। जैसे कोई लड़की है तो हर सेल्फ लगा देंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी सी लगेगा क्योंकि लड़की है। सी इज लर्निंग हर सेल्फ, क्या लगाएंगे? हर सेल्फ। कंप्यूटर इज अपडेटिंग इटसेल्फ, कंप्यूटर जो है स्वयं अपडेट हो रहा है, मैंने कोई अपडेट नहीं किया, वह स्वयं से हो रहा है। तो कंप्यूटर है, निर्जीव है, उसके लिए इट लगाते हैं तो उसका रिफ्लेक्सिव भी इट सेल्फ लगेगा, ना कि आई सेल्फ या माई सेल्फ या यूर सेल्फ या हिम सेल्फ, हर सेल्फ, कोई भी नहीं लगेगा, इट सेल्फ लगेगा क्योंकि ये कंप्यूटर है, निर्जीव चीज है और निर्जीव चीज के लिए हम
प्रोनाउन इट ही इस्तेमाल करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इट सेल्फ होगा। तो इस तरीके से हमने हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ का भी इस्तेमाल करना सीख लिए। अब बात करते हैं, लास्ट है वो है दे। दे यानी ये प्लूरल है। दे का मतलब होता है वे। क्या होता है? वे। आइए इसको हम समझते हैं। ये प्लूरल है, ये दो या दो से अधिक लोग हो सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? दे आर स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर लर्निंग, दे आर लर्निंग, they are learning English, they are coming, they are my relative, they are coming here, they are making noise, they are building house। इस तरीके से दे का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है देम। इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करना है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए इसको देख लेते हैं। आई टीच देम, आई टीच देम, आई टीच देम, मैं उसे पढ़ाता हूं, उन्हें, मतलब दो या दो से अधिक लोग हैं, क्योंकि ऑलरेडी दे का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोग, तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी देम होगा, उन्हें होगा। मैं उन्हें या उन लोगों को मैं पढ़ाता हूं। पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में देयर। इसके बाद भी हम आप कोई ना कोई नाउन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? दिस इज देयर बुक, ये उनका किताब है या उनकी किताब है। दो या दो से अधिक लोग हैं, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे देयर बुक। देयर बुक्स लिख सकते हैं। दिस इज देयर बुक्स, दिस इज देयर रूम, यह उनके रूम है या उनका रूम है। लड़की हो सकता तो उनकी लगा देंगे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में देयर ही यूज होगा। इस तरीके से हम जो है एज ए पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसके पीछे हमने कोई ना कोई नाउन रखा है। अगर हम इसको पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो कोई भी नाउन हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि देयर्स लिखेंगे। देयर का हम देयर्स लिखेंगे। दिस इज या दिस रूम इज दिस रूम इज देयर्स। चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे अगर बुक्स है तो यहाँ पे हम दिस को हम इसमें यूज करेंगे, दीज में। दीज आर देयर बुक्स, दिस इज देयर रूम्स। यहाँ पे रूम एक ही है इसलिए यहाँ पे दिस, लेकिन यहाँ पे बुक्स अधिक था इसलिए हम यहाँ पे दीज लगाएंगे। दीज आर देयर बुक्स। लेकिन जब हम प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद कोई भी हम नाउन यूज नहीं करेंगे। दिस रूम इज देयर्स लिखेंगे। दिस कार इज देयर्स, देयर नहीं देयर्स। इस तरीके से हम पजेसिव में इसका प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो कोई भी नाउन यूज नहीं होगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। देम सेल्वेज ही होगा क्योंकि ये प्रोनाउन प्लूरल है, तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? दे आर लर्निंग इंग्लिश देम सेल्वेज, दे आर लर्निंग इंग्लिश देम सेल्वेज। इस तरीके से हमने सभी प्रोनाउन को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने प्रोनाउन के चार्ट को कंप्लीटली स्टडी कर लिया, डीपली एग्जाम्पल के साथ हमने बताया, सीखा और जाना किस तरीके से हम अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, जहां पे मैं एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से उस डाउट को सॉल्व कर पाऊं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।